कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप इन बच्चों के साथ कुछ कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बताऊं, लेकिन आगे बढ़ना मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। नॉर्थ ईस्ट चाइना के एक गांव में जापानीज आर्मी के द्वारा एक मां को अपनी बेटी के साथ एक 7 फुट के ग्लास चैम्बर में बंद कर दिया गया और उसमें एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती है, सिर्फ यह पता करने के लिए कि उन्हें मरने में कितना टाइम लगता है। जापानीज आर्मी यह काम कर रही थी सिर्फ अपनी एक डिवीजन के लिए, यूनिट 731। यह डिवीजन जापानीज आर्मी की केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर डिवीजन थी। यह एक ऐसा ग्रुप था जिसने अपने एक्सपेरिमेंट की आड़ में ना जाने कितने ही लोगों को कद्दू मूली की तरह काट डाला। अब आप सोचोगे कि मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं। यह आपको आज की स्टोरी में खुद ब खुद पता चल जाएगा। 26 जनवरी सन 1948 तोशिमा टोक्यो टोयकोकू बैंक के अंदर से एक औरत रेंगते हुए बाहर निकल रही थी और सड़क पर चल रहे लोगों से मदद मांगते हुए वो एकदम से बेहोश हो गई। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि उस बैंक के अंदर लाशों का ढेर लगा पड़ा था। 11 लाशें बैंक के अंदर धराशायी हुई पड़ी थी और जिस कातिल ने इस कत्लेआम को अंजाम दिया था उसका पिछले 3 महीने में यह तीसरा प्रयास था और आखिरकार वो इस बार कामयाब हो ही गया। हैरत अंगेज बात तो यह थी कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। उसने यह सब किया सिर्फ एक बिजनेस कार्ड और कुछ पिल्स के सहारे, और जो आगे हुआ उसकी गवाही इतिहास ने दी। यह थी दुनिया की सबसे कत्लेआम और यू कैन से डेडलीएस्ट हाइस्ट, जिसके पीछे था सिर्फ एक मास्टरमाइंड। 26 जनवरी सन 1948 दोपहर के 3:20 टोक्यो के एक टोयकोकू इंपीरियल बैंक की ब्रांच में वहां का मैनेजर उस बैंक के दरवाजे को बस बंद ही करने वाला था कि उसने देखा कि अचानक किसी ने अपना पैर गेट में अटका दिया जिससे कि दरवाजा बंद ना हो सके। मैनेजर ने अपना सर घुमाया तो उसने देखा एक जेंटलमैन जिसने एक फॉर्मल सूट पहना हुआ था, वो अपने हाथ में एक डॉक्टर सूटकेस लिए खड़ा था। उस जेंटलमैन ने कहा कि वो जापानीज वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से आया और उसने अपनी बाजू पर एक बैंड पहना हुआ था, उसने वो भी मैनेजर को दिखाया। डॉक्टर यामागुची ने बैंक मैनेजर को बताया कि इस इलाके में डिसेंट्री यानी कह लीजिए एक तरह की पेट की बीमारी फैल रही है, जिसके लिए वो सभी को अवेयर कर रहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसे सबको वैक्सीनेट करने का काम सौंपा है ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके। मैनेजर ने अपना सर हिलाया और कहा कि हाँ ठीक है, मैं अपने सभी एम्प्लॉयज को अभी बुला लेता हूं, और 14 एम्प्लॉयज को बैक ऑफिस में बुलाया और एक एम्प्लॉय का एक बच्चा भी था जो उस दिन अपने पापा के साथ ऑफिस में आ गया। और वहां डॉक्टर यामागुची ने सभी एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन किया कि यह दवा 2 सेट्स में लेनी है, पहली एक पिल होगी और दूसरा एक लिक्विड होगा। उसने सबको जोर डालकर कहा कि इस पिल को खाने के तुरंत बाद ही उन्हें यह लिक्विड दवाई पीनी होगी। उसने यह भी बताया कि यह दवा बहुत ही पावरफुल है, इसलिए उन्हें इस दवा को अपने दांतों पर टच नहीं करने देना है। जिसके बाद उसने अपने बैग में से एक लिक्विड सिरप निकाला और सभी के चाय के कप्स में थोड़ा थोड़ा मिला दिया और बोला डोजो, इसका मतलब है शुरू किया जाए। तो सबने वो चाय गुड़ गुड़ करके पी ली, जिसके बाद कईयों का खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। लेकिन डॉक्टर यामागुची ने सभी को आश्वस्त किया कि इसकी एक और डोज आप सबको इसके साइड इफेक्ट से राहत दिलाएगी। यह कहकर डॉक्टर यामागुची ने उन सब के कप्स में थोड़ा थोड़ा और सिरप डाल दिया, जिसके बाद एम्प्लॉयज ने वो भी पी लिया। दवा पीने के बाद एक एम्प्लॉय का गला दर्द करने लग गया, जैसे कि गले में आग लग गई हो, और फिर एक के बाद दूसरा उसका भी वही हाल होने लगा। फिर ऐसा करते करते सभी अपना गला पकड़कर बैठ गए और वाटर एरिया की ओर दौड़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि कोई पानी की एक घूंट भी भर पाता, सारे एम्प्लॉयज एक एक कर फर्श पर गिरने लगे और सभी इतने दर्द में थे कि बयां करना मुश्किल है, जैसे कि नर्क का दरवाजा उनके लिए खुल गया। और वहीं डॉक्टर यामागुची ने बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए वो काउंटर की ओर मुड़ा और जितना भी पैसा वहां पर पड़ा था उसने वो सारा अपने बैग में भर लिया और वहां से फरार हो गया। उसने करीब 1,64,000 येन और एक 17,400 येन का चेक वहां से गायब कर दिया, जो कि इंडियन करेंसी में 5 से 6 लाख के बीच बनते हैं। लेकिन एक फीमेल एम्प्लॉय जो
थोड़ा बहुत होश में थी, वो जैसे तैसे कर रेंगते हुए बैंक से बाहर दरवाजा खोल सड़क तक पहुंच गई और मदद की पुकार लगाने लगी। उसकी पुकार सुन एक पुलिस ऑफिसर जो वहां से कुछ ही दूर खड़ा था, वो भागकर बैंक तक पहुंचा और जो उसने वहां देखा, उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां लाशें ऐसे पड़ी थी जैसे कि वहां कोई युद्ध होकर हटा हो, जिन्हें देख वो घबरा गया। डॉक्टर यामागुची ने जिन 16 जनों को वो दवा दी थी, उनमें से सिर्फ 3 ही बचने की हालत में थे, जिन्हें हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया और उनके पेट को पंप से खाली किया गया और उन्हें एंटीडोट दिया गया। उनकी हालत इतनी नाजुक होने के बावजूद भी वो खुशकिस्मती से बच गए। मैंने आज की स्टोरी में से कुछ लाइनें काटी हैं क्योंकि हमारी वीडियोस को बच्चे लोग भी देखते हैं, तो मैं ऐसा रिस्क नहीं उठाना चाहता। चलो पॉइंट पर आते हैं। 3 जाने थे जिनकी खुशकिस्मती से जान तो बची, जिसके बाद फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना काम चालू किया। उन्होंने उस दवा को टेस्ट किया तो पता चला कि वो दवा नहीं बल्कि जहर था। जहर, पोटेशियम साइनाइड, जिसमें मौत मिनटों में होती है। और जिन 12-13 जानों ने डॉक्टर यामागुची की दवा को अमृत समझ के पिया था, वो जहर निकला। उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिनमें से एक बच्चा भी था। जिसके बाद चालू होती है जापान की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। ऑफिसर अहोरी जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसे पता चला कि जो कातिल इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, उस सेम आदमी ने पहले भी 2 अलग-अलग बैंक्स में चोरी करने का प्रयास किया था। इस इंसिडेंट के 2 महीने पहले यानी अक्टूबर 1947 में एक आदमी जो अपने आप को मत्सुई शिगेरू बुला रहा था, उसने भी एक डिफरेंट बैंक में सिमिलर तरीके से एंट्री ली। उस बैंक का नाम था यासुदा बैंक और इस बैंक में भी वो क्लोजिंग टाइम पर आया। उसने उस बैंक मैनेजर को भी वही बोला जो उसने टोइकोकू बैंक के मैनेजर को बोला था कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से आया है, ब्ला ब्ला ब्ला, और वैक्सीनेशन का बहाना मारा। और उस वक्त वहां 18 एम्प्लॉयज थे और सब ने उसका वो दवा वाला मिक्सचर पी डाला। लेकिन तब वाली दवा लोगों को मारने के लिए कामयाब नहीं हुई क्योंकि उसमें जहर की मात्रा बहुत कम थी। इसी सेम कातिल ने एक बार एक और बैंक, द बैंक ऑफ टोक्यो की मित्सुबिशी ब्रांच में अपनी हरकतों को अंजाम देना चाहा, लेकिन यहां पर भी वो फेल हो गया। पर उसने यहां इस वाले बैंक में अपना नाम डॉक्टर यामागुची ही बताया। उसने अपना बिजनेस कार्ड भी बैंक मैनेजर को दिखाया और उसने कहा कि वो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज को मेडिसिन देने के लिए आया है। लेकिन इस मैनेजर को डॉक्टर पर शक हुआ। इससे पहले कि वो मैनेजर डॉक्टर यामागुची से कुछ और पूछता, यामागुची वहां से 9-2-11 हो गया। डॉक्टर यामागुची के तीसरे मिशन में उन 3 बचे हुए विक्टिम से पूछताछ के दौरान मिले बयानों के आधार पर डिटेक्टिव्स इस नतीजे पर पहुंचे कि डॉक्टर मत्सुई और डॉक्टर यामागुची कोई और नहीं, एक ही बंदा था। गवाहों ने बताया कि वो आदमी मिडिल एज का था, जिसके ठोडी यानी चिन्ह पर एक निशान था और लेफ्ट गाल पर एक तिल। जापानीज कल्चर में एक रूल है कि अगर आप किसी को बिजनेस पर्पस के लिए मिलते हो तो आपको उन्हें अपना बिजनेस कार्ड ऑफर करना होता है, जिसे जापान में गुड एटिकेट माना जाता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसे रूड माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए ही तो डॉक्टर मत्सुई और डॉक्टर यामागुची ने मैनेजर को मिलते ही अपना वो बिजनेस कार्ड दिखाया ताकि उसकी आइडेंटिटी असली लग सके, उसमें जेन्युइनिटी आ सके। इस पॉइंट तक पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि वो कातिल कौन था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चलती रही और जब उन्होंने इन बिजनेस कार्ड्स को वेरीफाई किया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर यामागुची एक फेक नेम था, लेकिन डॉक्टर मत्सुई एक रियल पर्सन था। लकीली वो एक जाना माना डॉक्टर था और जब टोक्यो में कत्लेआम हुआ तो वो टोक्यो से काफी दूर था, इसलिए उसको पुलिस ने तंग नहीं किया। लेकिन पुलिस के लिए डॉक्टर मत्सुई का एक असली पर्सन होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि डॉक्टर मत्सुई के यानी असली वाले डॉक्टर मत्सुई ने कुछ ही समय पहले अपने बिजनेस कार्ड प्रिंट करवाए थे, पूरे 100 बिजनेस कार्ड, जिसमें से उसने 96 कार्ड्स लोगों में बांट दिए। और उस कातिल के पास भी वही सेम कार्ड था जिसने उसे यासुदा बैंक के मैनेजर को पकड़ाया था यानी दिखाया था। इसका मतलब ये वाला कार्ड लेने के लिए वो कातिल पक्का डॉक्टर मत्सुई से एक बार मिला होगा, मतलब वो पक्का उन 96 लोगों में से ही एक था। और इसी कड़ी का ही पुलिस को बेसब्री से इंतजार था। पुलिस ने डॉक्टर मत्सुई यानी असली वाले डॉक्टर मत्सुई से उन सभी लोगों की लिस्ट ली जिसे डॉक्टर मत्सुई ने कार्ड बांटे थे। पुलिस ने उन सभी लोगों का इंटरव्यू लिया, बकायदा यह भी छानबीन की कि वो कत्लेआम के दौरान कहां थे। सभी की छानबीन हो चुकी थी, सिर्फ एक बंदे को छोड़कर, एक आर्टिस्ट, एक पेंटर,
जिसका नाम था हिरासावा सदामिची। डॉक्टर मत्सुई ने दिमाग पर जोर डालकर पुलिस को बताया कि वो हिरासावा से एक फेरी पर मिला था। पुलिस जब हिरासावा के घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि वो तो घर पर है ही नहीं। उसकी वाइफ ने बताया कि वो अपने पेरेंट्स के पास गया है क्योंकि वो बीमार है। लेकिन जब पुलिस वाले उसके माता पिता के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माँ बाप तो चंगे भले हैं और हिरासावा भी वहीं टहल रहा था। जब पुलिस ने हिरासावा से क्वेश्चन किया कि वो बैंक रॉबरी के दिन कहां था, तो हिरासावा ने बताया कि वो मित्सुबिशी एग्जीबिशन के लिए ट्रैवल कर रहा था क्योंकि उसे बड़े लोगों को पेंटिंग बेचनी थी। पुलिस ने हिरासावा से